प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास शुरू हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप उससे खिताब कर रहे हैं। इससे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। दुनिया के कई बड़े ममालिक ने पहली मरतबा फ़लस्तीन को बतौर आज़ाद रियासत तस्लीम किया है। इनमें कनाडा, बरतानिया, फ़्रांस, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, माल्टा और कई दीगर रियासतें शामिल हैं। यानी जब से जंग का आगाज़ हुआ है तकरीबन 13 बड़े ममालिक जो हैं वो फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम कर चुके हैं। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने जो खिताब किया है उसमें उन्होंने इस पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि ये तो हमास के मजालिम का इनाम होगा। यानी हमास ने जो मजालिम ढाए हैं ये उसका इनाम देने के मुतरादिफ है। यानी डोनाल्ड ट्रंप इस आइडिया से इत्तफाक नहीं करते। लेकिन क्या तमाम फ़लस्तीनी इत्तफाक करते हैं इस बात से कि दो रियासती हल की तरफ बढ़ा जाए? यानी ऐसे में तो फिर अगर फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम किया जाता है तो फिर इसराइल को भी रियासत तस्लीम कर लिया जाएगा। जबकि हमास के नज़दीक शायद यह काबिल कबूल ना हो, क्योंकि हमास समझता है कि उनकी सरजमीन जो कि पूरी की पूरी उनकी है उस पर इसराइल कब्जा किए बैठा है कई दिहाइयों से। तो क्या दो रियासती हल ही वाहिद हल है इस मसले का? और क्या फ़लस्तीन को और हमास को ये तस्लीम कर लेना चाहिए? और ये जो डेवलपमेंट हुई है जिसमें कई ममालिक ने हाल ही में या चंद दिन के अंदर अंदर फ़लस्तीन को तस्लीम किया है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये बड़ा अहम सवाल है। तो इस पर हम बात करते हैं। और साथ ही साथ रूस के हवाले से बड़ा सख्त मौक़िफ़ अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो वो तकरीर कर रहे थे उसमें उन्होंने इख्तियार किया और उन्होंने कहा कि रूस से तमाम ममालिक को ख़रीदारी बंद कर देनी चाहिए, तेल ख़रीदना भी बंद कर देना चाहिए। ईरान को भी उन्होंने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया है। कहा है कि ईरान जो है उसके हथियार दुनिया के लिए ख़तरनाक हैं और सबको इस पर बात करनी चाहिए। हैरान कुन तौर पर उन्होंने मौसमियाती तब्दीली के कॉन्सेप्ट को ही रद्द कर दिया और वो कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीलियों की बात तो किसी बेवकूफ़ ने फैलाई है। यानी वो इत्तफाक ही नहीं करते कि मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करना और इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो आज इस पर हम बात करेंगे, वो ये है कि आज रात को अमरीकी सदर के साथ 6 मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की मुलाकात होने जा रही है, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शामिल हैं। ये मुलाकात कितनी अहमियत की हामिल है इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, खुशामदीद। जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं। जौहर साहब बहुत शुक्रिया, आपको भी खुशामदीद। डॉक्टर हुमा बुगाई साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मैं सबको खुशामदीद कहूँगा। ये जो फ़लस्तीन के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने बात की, यहीं से शुरू कर लेते हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो समझ रहे हैं कि हमास की ज़ातियों का और हमास के मजालिम का ये इनाम है जो कई ममालिक तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन फिर क्या है कि बड़े ममालिक कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, माल्टा, ये तमाम ममालिक फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर रहे हैं। जौहर सलीम साहब, आप इसको कैसे देख रहे हैं? एक तरफ अमेरिका का मौक़िफ़, एक तरफ बड़ी रियासतों का इसको तस्लीम करना आज़ाद रियासत के तौर पर। जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा जो है ना एक तज्जिया पेश किया है। देखिए, मुझे इसमें कोई हैरानगी नहीं है, बिकॉज ये जो है प्रेसिडेंट ट्रंप का मौक़िफ़ इस पे जो है बड़ा वाज़े है बड़े अरसे से। वो बल्कि वाज ट्राइंग टू प्रिवेल अपॉन अदर कंट्रीज जो उनके बहुत ही ज़्यादा करीबी हलीफ हैं, जिसमें बरतानिया है, फ्रांस है, ये सारे मुल्क, और ये बहुत ज़ाहिर है बहुत अहम मुल्क हैं। ये P5 भी हैं, यानी कि सलामती काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स भी हैं और न्यूक्लियर पावर्स भी हैं। तो लेकिन अब वो एक वक्त आ गया है कि जहाँ 160 से ज़्यादा मुल्कों ने तस्लीम कर लिया फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पे। और उसमें ये जो मुल्क थे, ये अब वो आखिरी बैस्टियन थे मेरे ख्याल जो वेस्ट का, जो अभी तक इजराइल के साथ की सॉलिडारिटी की वजह से नहीं कर रहे थे तस्लीम। अब सिर्फ अमेरिका तनहा रह गया लिटरली इसमें सब में। अब ये देखें, ये जो और जहाँ तक इस फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की बात है, तो ये ऑस्लो अकॉर्ड से ये बात तय पाई थी कि एक 2 स्टेट सोल्यूशन जो है, ज़ाहिर 2 रियासती जो इसका हल है, उसमें एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत बनेगी जो बेसिकली 22% रकबे पे मुश्तमिल होनी थी या होनी है, जो असल में जो असल फ़लस्तीन था 47 में या उससे पहले, उसका जो रकबा होगा। तो अब उसमें भी अब ये वक्त आ गया है कि एक चीज़ जो खुद इसराइल ने तस्लीम की थी, बाद में फिर वहाँ पे क्योंकि इंतहा पसंद हुकूमतें आती नहीं है इसराइल में, तो वो उससे भी रिगल आउट कर गए हैं, वो उससे भी इनकारी हो गए हैं। अब वो बिल्कुल ही नहीं चाहते कि कोई भी इस किस्म की जो है रियासत वजूद में आए और उनको कोई भी उनको देना पड़े बिल्कुल एक आज़ादाना इलाके। बिकॉज एक तो सेटलमेंट्स जो है, इलीगल सेटलमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। दूसरी है क्योंकि इसराइल की सियासत बदल गई है, वहाँ पे जो इंतहा पसंद जो जमातें हैं उनका गलबा हो गया है उस सियासत के ऊपर,
और नेतन्याहू भी उसी को रिप्रेजेंट करते हैं, बल्कि उनकी जो हुकूमत है खड़ी है इस वक्त उनसे भी ज्यादा जो इंतहा पसंद जो जमातें हैं उनकी हमायत की वजह से। अभी अमेरिका के लिए एक मुश्किल सूरत हाल है, बिकॉज देखें तनहा रह गया अमेरिका पूरी दुनिया में। अब इसराइल को सपोर्ट तो जाहिर है अमेरिका के साथ साथ मगरब के बहुत से ममालिक भी करते थे, लेकिन अब वो उसके मुजालिम की इंतहा इतनी ज्यादा हो गई है कि उनकी अवाम हर जगह दुनिया में उठ खड़े हुए हैं, और वो इतना पब्लिक प्रेशर जो है जनरेट हो गया हुकूमतों पे, और वो जाहिर है कि वहां से जो इमेजेस आ रहे हैं गजा से इस वक्त, तो जिस तरह वहां पे जेनोसाइड लाइक सिचुएशन है और वो सारी दुनिया जाहिर है देख रही है, तो उससे अब वो एक पूरी दुनिया की आवाज तो उस पर बहुत वाजे है। अब अमेरिका के लिए ये इस वक्त बिल्कुल एक वो कैच सिचुएशन है, एक तरफ वो इसराइल को भी और खुसूसन ट्रंप के लिए, क्योंकि ट्रंप के ताल्लुकात जो है नेतन्याहू के साथ, वो मैं पहले भी कह चुका हूँ, उनके इलेक्ट होने से पहले भी मैंने कहा था कि उनके ताल्लुकात की नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ है जो दूसरे अमरीकी सदूर थे उनके नेतन्याहू के ताल्लुकात के साथ। और नेतन्याहू ने बहुत ज्यादा अमरीकी सदूर के साथ काम किया क्योंकि बहुत अरसे से इक़्तिदार में है। तो ट्रंप जो है, बल्कि कई एनालिस्ट तो ये कहते हैं कि ट्रंप उनको ओ करते हैं। जो इलेक्शंस थे उस दौरान में नेतन्याहू ने जो है जो डिले किया था, पहली सीज फायर जो हुई थी टेम्पररी, वो उसमें उनको फायदा पहुंचा था सियासी। तो बहरहाल अब दूसरी जो बात आपने की है जो इस्लामी मुल्क सारे, अब उस पर भी क्योंकि देखें इसराइल एक के बाद एक साथ इस्लामी मुल्कों पे जो है हमले कर चुका है, तो अब वहां पे भी एक पूरी तशवीश की लहर है, खुसूसन ये जो कतर पे हमले के बाद। तो उसकी वजह से देखें सऊदी अरब ने तो अपनी डिफेंस को जो है और इम्प्रेग्नेबल बनाने के लिए एक मल्टी लेयर डिफेंस, पाकिस्तान जो कि उनका बहुत दरीना एक बरादराना साथी है जिसके साथ बहुत ज्यादा दफाई ताउन है, लेकिन अब उससे हाईएस्ट लेवल ऑफ डिफेंस कॉपरेशन पे चले गए हैं, जिसमें कि ये आप कहते हैं कि वो आर्टिकल 5 जो है जिस तरह नेटो की उसकी तरह की अगर एक मुल्क पे हमला हो तो दोनों मुल्कों पे तस्वुर होगा। बाकी अरब मुल्क भी सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन में क्या जब वो अमेरिका पे सिर्फ इंहिसार नहीं कर सकते। सही है, बिल्कुल सही है जौहर साहब। अब ये इसकी बिल्कुल अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस पर मजीद बात करना चाहता हूँ आज रात की जो मुलाकात हो रही है, लेकिन मैं पहले चाहूँगा कि बाकी मेहमानों से भी इस नुक्ते पर ज़रा ये नुक्ता हम अपने व्यूअर्स के लिए समझ लें कि डोनाल्ड ट्रंप तो ज़ाहिर है इस आइडिया से इत्तफाक नहीं करते कि फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किया जाए। वो तो समझते हैं कि अभी तकरीर में उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया ये तो हमास के मज़ालिम का इनाम होगा। डॉक्टर हुमा वकई साहबा, आपकी क्या राय है कि ये जो पिछले चंद दिन में 9 ममालिक ने फ़लस्तीन को तस्लीम किया है और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के आगाज़ से पहले ये अमल किया है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और उन ममालिक ने ये क्यों किया है? अब ऐसा मौका आया, 2 साल से जंग चल रही थी, अब इस मौके पर आकर ये क्यों किया गया, इसकी क्या अहमियत है? इसकी लार्जली अहमियत ये है कि सिर्फ यही कर सकते थे। तो बहुत सारे मुबस्सिरीन इसे टू लिटिल टू लेट कह रहे हैं, लेकिन अगर आप इस तौर इसको देखें या समझने की कोशिश करें कि इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के तकरीबन 75% ममालिक जो हैं वो फ़लस्तीनी रियासत को रेकग्नाइज करते हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप और इजरायली प्राइम मिनिस्टर दोनों ये कह रहे हैं कि आपने हमास को इनाम दिया है, ये टेररिज्म का इनाम है। लेकिन असूलन अगर आप सोचें तो इन सम वेज जो हमास ने 7 अक्टूबर को किया और उसके बाद इजरायली जुल्म की जो आपने इंतहा देखी, और उसके बाद पैलेस्टीनियन बच्चों ने और पैलेस्टीनियन औरतों ने और पहले पूरे फ़लस्तीन के लोगों ने अपना खून देकर आज इस मौके पे पहुंचाया है सूरत हाल को कि जो 4 जुज़ू होते हैं किसी भी रियासत के, उसमें एक जुज़ जो होता है वो होता है रेकग्निशन। तो वो रेकग्निशन आज इजराइल की तमाम तर मुखालफत के बावजूद पैलेस्टाइन को मिल गई है। ये सूरत हाल आगे कैसे बढ़ेगी? मेरा ख्याल है कि कुछ खदोखाल हमें नज़र आ रहे हैं। पहली बात और वाज़ेह बात यह कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कहा, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि शायद पैलेस्टीनियन रियासत बननी चाहिए, लेकिन उसमें हमास का कोई किरदार नहीं होगा। मेरा ख्याल है इस सूरत हाल पर अरब वर्ल्ड में भी एक कंसेंसस है कि एक माइनस हमास फॉर्मूला वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, क्योंकि उन्होंने इब्राहिम एकॉर्ड्स की तरफ भी बहुत इशारा किया, और इब्राहिम एकॉर्ड्स के हवाले से अरब कंट्रीज़ में से चंद कंट्रीज़ ने, बिलखुसूस दोहा ने, ये बिल्कुल वाज़ेह कहा है कि अगर वेस्ट बैंक पे कब्ज़ा हुआ तो वो इब्राहिम एकॉर्ड का हिस्सा नहीं रहेंगे। साथ साथ उन्होंने डिमांड की है माफ़ी इजराइल से, और कम से कम इस बात की माफ़ी कि एक कतरी ऑफिसर मारा गया, वो कहते हैं बेयर मिनिमम है।
और ये पहली दफा नहीं है कि इजराइल माफी मांगेगा। इजराइल पहले माफी मांग चुका है तुर्किया से भी, जब उनके फ्लोटिला पे अटैक किया था, तो इजराइल माफी मांग के अपने आप को सूरत हाल से बचा लेता है। लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बंद गली में फंस गया है, क्योंकि अगर कल मुसलमान ममालिक से कॉन्वर्सेशंस होती हैं और जंग बंदी की बात होती है, तो उसके साथ जुड़ी हुई है ये बात कि वो वेस्ट बैंक को खाली करे। अभी ऐसा नहीं लगता उसके मिजाज से और उसके टोन से कि वो इसके लिए राजी होगा। सही है, लेकिन इसमें एक अहम सवाल ये है, और ब्रिगेडियर साहब अगर आप इसके सामने मैं ये सवाल रखूं कि क्या कई ममालिक के फ़लस्तीन को तस्लीम करने से या रिकग्निशन देने से क्या इस वक्त जो फ़लस्तीनियों की मुश्किलात हैं क्या वो कम हो पाएंगी? यानी क्या इजराइल पर इतना दबाव डाला जा सकेगा कि वो अद्वियात की किल्लत, खुराक की किल्लत, इस पर यानी जो गैर एलानिया पाबंदियाँ हैं या एलानिया पाबंदियाँ हैं ये उठा दे? इसका कोई फ़ायदा भी होगा, क्योंकि पहले भी 100 से ज़्यादा मुल्कों ने तस्लीम किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद ये सारे मज़ालिम फ़लस्तीन के ऊपर हो रहे थे। जी हाँ, देखें, मेरे ख्याल में एक जिस तरीके से हमने देखा कि अभी तक 143 कंट्रीज़ ने फ़लस्तीन को रिकग्नाइज़ किया है आउट ऑफ 192, तो एक, और फिर यूनाइटेड नेशन में जिस तरीके से अभी रिसेंटली वहाँ पे वोटिंग हुई थी, तो वो देखे सिंबॉलिक वैल्यू तो बहुत है। और बल्ले डे रेजोल्यूशन जो है जनरल असेंबली के बाइंडिंग तो नहीं है, लेकिन एक इम्पैक्ट है, स्पेशली जब वेस्टर्न कंट्रीज़ का जिस तरीके से हमने अभी रिसेंट देखा है, अब जिस तरह कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, पुर्तगाल है और बाकी ममालिक है अभी आ रहे हैं, तो उसमें एक तब्दीली नज़र आ रही है। पहले ऐसी बात नहीं थी, तो उसका है। लेकिन इसकी की जो है वो अमेरिका के पास अभी भी है, और जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो ही कैन प्रेशराइज नेतन्याहू। और तो जिस तरीके से आज उन्होंने बातचीत की है, वो पॉलिसी और स्टांस तो वही है जो नेतन्याहू का, लेकिन एट द सेम टाइम देखे जिस तरीके से अभी वो कल जो आज जो रात को मुलाकात हो रही है हमारे टाइम्स के मुताबिक, तो वहाँ पे जो पाकिस्तान जो 6 मुस्लिम कंट्रीज के हेड के साथ तो एक प्रपोजल उन्होंने लाइकली सुना है प्रेसिडेंट ट्रंप ने पेश करना है, जो टोनी ब्लेयर ने बनाया है। इसमें जो टोनी ब्लेयर का प्रपोजल है, इसमें एक ट्रांजिशनल अथॉरिटी बनाने का डिसाइड किया गया है, तो जिसमें यूनाइटेड नेशन की रिप्रेजेंटेशन होगी, मुस्लिम कंट्रीज की रिप्रेजेंटेशन होगी, और इसके बाद फलस्तीनियन अथॉरिटीज के वहाँ रिप्रेजेंटेशन होगी। इसके बाद सब्सिक्वेंट स्ट्रक्चर वगैरह बनेगा, और इसमें हमास की रिप्रेजेंटेशन इसमें कोई नहीं होगी, इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स होगी। तो और इस खबर को आज वो टाइम्स ऑफ इजराइल ने चंद दिन पहले भी रिपोर्ट किया था कि इस तरह की बातचीत हुई, इसमें अंडरस्टैंडिंग है, और कल यही फ्लोट होना है। तो मेरे ख्याल में अगर ये होता है तो इट इज मेरे ख्याल में बहुत अच्छी डेवलपमेंट होगी। और जिस तरीके से वहाँ पे अट्रॉसिटीज है, फेमन है, देखें, और जिस तरीके से जेनोसाइड हो रहा है, ऐसा डेस्परेट लोग हैं वहाँ पे वो चाहते हैं कि रेस्पाइट हो। और देखें जिस तरह के आज उन्होंने हमास ने भी एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने प्रपोजल पेश की है कि 60 डेज की सीज फायर होने चाहिए। वी आर रेडी टू रिलीज 10 होस्टेजेस, जो आज ट्रम्प ने कहा 20 और 38 डेड बॉडीज भी दें। लेकिन स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन है। मेरे यूरोपियन यूनियन की तरफ ममालिक जो वेस्ट के हैं, तो उन पर प्रेशर आ सकता है, जिस तरह हमने पब्लिक प्रेशर भी देखा है। होपफुली मेरे ख्याल में जब आज की बातचीत होगी उससे चीजें मजीद वाजे होंगी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जौहर सलीम साहब, इसमें अभी सारी सूरत हाल का अगर हम अहाता करें, ओके, डॉक्टर हुमा साहिबा, मैं आपके सामने सवाल रखता हूँ कि आपके ख्याल में 2 रियासती हल ही फ़लस्तीन और इसराइल के मसले का हल है, और क्या दोनों फरीकों को ये कबूल होगा? यानी हमास क्या ये मान जाएगी कि हाँ ठीक है, हमें कबूल कर रहे हैं, इसराइल को भी आप कबूल कर रहे हैं, हमें भी कबूल कर रहे हैं? और क्या इसराइल में जो एक स्टांस है कि फ़लस्तीन का तो वजूद ही मुमकिन नहीं है, हो ही नहीं सकता, तो क्या इसराइल के लिए काबिल कबूल होगा कि फ़लस्तीन को भी तस्लीम कर लिया जाए? तो क्या 2 रियासती हल मुमकिन तौर पर है? दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। 2 रियासती हल दर हकीकत कॉम्प्रोमाइज है, 2 रियासती हल भी कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि 2 रियासती हल में इजराइल की इम्प्लिसिट रिकग्निशन है। लेकिन बहुत अरसे से पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की और दीगर पार्टीज की ये पोजीशन हो गई थी कि वो 1967 वाले नक्शे पर वापस जाने को तैयार थे। लेकिन अब तो ये सूरत हाल है कि जो बचा कुचा पैलेस्टाइन बचा है उसी को रियासत का दर्जा मिल जाए, और जिस तरह वो वेस्ट बैंक पे काबिज हो रहे हैं और जो सेटलर्स की उन्होंने एक तूफान बदतमीजी मचाया हुआ है और रोज नई सेटलमेंट्स कर रहे हैं, वो रुक जाएं। अमन होना तो बहुत दूर की बात है।
इस वक्त तो सवाल ये है कि क्या सीज फायर हो सकता है, क्या खुराक की फराहमी हो सकती है, क्या इलाज और दवाइयों की फराहमी हो सकती है, क्योंकि उसके लिए जिस फ्रेमवर्क की आप बात कर रहे हैं ये उसके लिए है कि जंगबंदी हो जाए। उसमें भी बहुत बड़ी शिक ये है कि जो वाहिद एक तुरुप का पत्ता है हमास के पास और वो हैं होस्टेजेस, वो उनको वापस करे। और इस बात पर आज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कंसेंसस नजर आया कि इट इज एब्सोल्युटली माइनस हमास। ये अरब वर्ल्ड की भी डिमांड है। अरब वर्ल्ड भी हमास को ट्रस्ट नहीं करती, वो उसको ईरान का प्रॉक्सी समझती है। तो अरब वर्ल्ड्स भी जो इस सिचुएशन में अपना वेट इस वक्त डाल रहे हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज जो मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैं, और अब सिर्फ वाहिद एक समझिए अमेरिका रह गया वीटो पावर के साथ जो जिसने पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज नहीं किया और सब ने रिकग्नाइज कर लिया है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त हम एक बेहतरीन मॉडल की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन एक वर्केबल मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि सूरत हाल को संभाला जाए। अमन, रीबिल्डिंग, पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट गवर्नेंस और हुकूमत का तरीक़ाकार अभी बहुत दूर की बातें हैं। जो आपका पहला सवाल था 2 स्टेट सॉल्यूशन, वो कॉम्प्रोमाइज है क्योंकि वो इम्प्लिसिटली इजराइल को रिकग्निशन देता है। बिल्कुल सही है। तो अब इसमें एक चीज़ जो आज अपनी तकरीर में यानी इसके हवाले से जो फ़लस्तीन और इजराइल के अलावा रूस और ईरान के हवाले से कही है डोनाल्ड ट्रंप ने, इसमें ब्रिगेड साहब आप कैसे देखते हैं? एक तरफ वो कह रहे हैं कि रूस से बायकॉट करना चाहिए, पूरी दुनिया को उनसे तेल नहीं ख़रीदना चाहिए, उनके साथ ताल्लुकात नहीं रखने चाहिए, और ईरान के जौहरी प्रोग्राम को भी उन्होंने उस पर तनकीद की और दुनिया के लिए संगीन ख़तरा करार दिया है। कौन सी इंटेंट क्या, और साथ ही साथ वो कह रहे हैं मैंने 7 जंगें रुकवाई हैं, क्या इंटेंशन शो कर रहे हैं? मेरे ख्याल बड़े एक्सट्रीम किस्म के अभी उन्होंने बात की है, स्पेशली जब ईरान की बात की है तो जिस तरीके से उन्होंने टेररिज्म की बात की है कि वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स की बात की, किसी सूरत में हम एलोने करेंगे, वो प्रेशर रखना चाह रहे हैं। और जिस तरह चाबहार वाला रिसेंटली जो स्टेप उन्होंने लिया है तो वो इस डायरेक्शन में एक स्टेप है कि उससे वो कह रहा है पैसा आ रहा है, वो रजीम पे जा रहा है, वो आर्मी को भी इससे फंड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं। और जिस तरीके से वो, क्योंकि बातचीत अभी होने रही है और फिर फैसिलिटेशन ईरान की तरफ से जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वालों ने जाना था वो फैसिलिटेशन नहीं हुई है। और बातचीत जो E3 कंट्रीज थे उन्होंने अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन, आप देखे वो जो अब एक टाइम गैप दिया हुआ है, जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो सैंक्शन है, उसमें कंटिन्यूटी होगी या नहीं होगी। लाइकली अभी ये है कि ये 3 ममालिक जो है, फ्रांस, जर्मनी है और एक और है, इन्होंने ये फ्रांस, जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने कहा कि भाई आप जो है कोऑपरेट करें और एक्सेस दें इंस्पेक्टर्स को, वहां पे जाएं और आपने यूरेनियम एनरिचमेंट आप कम करेंगे। तो बड़ी मुश्किलात ईरान के लिए भी हैं, डिफिकल्टीज सारे भी कुछ हैं। और एट द सेम टाइम देखा रशिया का उन्होंने पहली दफा ऐसा दिया कि ऑयल के लिए क्यों। जी ब्रिगेड साहब आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो आज की जो मुलाकात है जो 6 इस्लामी ममालिक के सरबराहान के साथ डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहे हैं, जिसमें तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर यानी अहम तरीन ममालिक के सरबराहान शामिल हैं, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। इस मुलाकात की अहमियत क्या है, एक ब्रेक के बाद से बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर हुमा बगाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमें अनवर इकबाल साहब अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। मैं आप सबको दोबारा खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर हुमा साहिबा, आज जो बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात होने जा रही है, 6 इस्लामी ममालिक के सरबराहान के साथ डोनाल्ड ट्रंप मिल रहे हैं और उसमें पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी शामिल हैं। गालिबन इसका मौजू गाज़ा ही है, फ़लस्तीन ही है इसका मौजू। आपके ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप का क्या आइडिया है, वो क्या करने जा रहे हैं? मेरे ख्याल में बिल्कुल वाज़े इशारे दिए हैं कि उनका क्या आइडिया है। पहला आइडिया उनका ये है कि ज़ाहिर है कि जंग बंदी हो, प्रायोरिटी ये है कि होस्टेज वापस करे हमास के लिए ज़ीरो टॉलरेंस का उन्होंने एक के अलावा कई बार इजहार किया है। उनका ख्याल है कि जंग बंदी भी होनी चाहिए और फ़लस्तीनी रियासत के लिए भी वो ओपन नज़र आए। और देखिए उन्होंने इब्राहिम एकॉर्ड्स का भी जिक्र किया। इब्राहिम एकॉर्ड्स उनके लिए बहुत अहम चीज़ है, वो इट्स अ फेदर इन हिज कैप। और जहाँ तक मेरी इत्तला है, कुछ अरब मुल्कों ने बिहाइंड द क्लोज डोर्स उनको इस बात की तकरीबन
धमकी दी है कि वो इब्राहिम एकॉर्ड से बाहर निकल आएंगे अगर गजा की सूरत हाल जो है वो अंडर कंट्रोल नहीं आती। लेकिन जैसे हम अभी बहुत देर से डिस्कस कर रहे हैं ना कि इजराइल इस वक्त बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन पे है, लेकिन इजराइल फंस भी गया है और अमेरिका उसकी पुष्टपनाही की वजह से ग्लोबली उसके लीडरशिप रोल पर सवाल उठ रहा है। यूनाइटेड नेशंस से तो फ्रैंकली स्पीकिंग प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीच जो थी वो डिविसिव भी थी और डेरोगेटरी भी थी। कहीं आपको यूनाइटेड नेशंस के इदारे के लिए इज्जत का एलिमेंट वहां नजर नहीं आया। और उसके साथ साथ उन्होंने उस फोरम को यूज किया। जिनसे आज वो मिल रहे हैं, इनसे वो चाहते क्या हैं? इनसे क्या डिमांड होगी आपके ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप की? इनसे मुलाकात का मकसद क्या है? एक फोर्स क्रिएट करने की डिमांड होगी जो उतरे वहां पर और सैनिटी को प्रिवेल करवाए, और ये मेरा ख्याल है कि वो फोर्सेस इस बात से लिंक करेंगी कि इजराइल विथड्रॉ करे। तो पोस्ट सीज फायर जो एक समझिए पीस कीपिंग फोर्स होती है ना, जो यूनाइटेड नेशंस यूजुअली प्रोवाइड करता है, तो मेरा ख्याल है वो उसकी रिक्वेस्ट करेंगे मुस्लिम कंट्रीज से कि एक पीस मेकिंग फोर्स कॉन्स्टिट्यूट की जाए जो वहाँ उतारी जाए, जो फिर जिम्मेदार हो पोस्ट सीज फायर सेटलमेंट की और वहाँ पर अमन कायम रखने की। और मेरा ख्याल है कि कहीं ये सूरत हाल में ये भी वर्कआउट होना है कि हमास को इस सिचुएशन से किस तौर सब्ट्रैक्ट किया जाए। हमास चंद लोगों का नाम नहीं है, सो ये कहना आसान है और करना जो है कि बहुत मुश्किल है। होस्टेजेस की वापसी मेरा ख्याल है वो यूज़ करेंगे इजराइल से अपने आप को बैक ट्रैक करने के लिए, क्योंकि इजराइल के अंदर जो है इस वक्त बहुत रिजेंटमेंट है इजरायली प्रेसिडेंट की प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज़ पर। वो तवातुर के साथ कह रहे हैं जंगबंदी करें, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि जब दोहा पे इजराइल ने हमला किया था तो वो चाहते ही नहीं थे कि होस्टेजेस वापस आएं, और वो इनको इस जंग का कोलैटरल डैमेज के तौर पे देखते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत रिजेंटमेंट है। तो मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप काम करेंगे कि होस्टेजेस वापस आएं और एक पीस कीपिंग फोर्स जो है वो पोस्ट सीज फायर वहाँ उतरे। लेकिन ये तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं बहुत सारी शराइत से, जिसमें जैसे मैंने पहले जिक्र किया था इजराइल की माफ़ी भी शामिल है कतर से। जी बिल्कुल सही है। अनवर इकबाल साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को, आज होने वाली मुलाकात को जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं? क्योंकि अभी कुछ देर पहले ये बात हो रही थी कि हमास के पास तुर्क का पत्ता ही है कि उनके पास हॉस्टेजेस हैं, और आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर में डिमांड ही ये की है कि इन तमाम हॉस्टेजेस को रिहा कर दिया जाए। अगर हमास वो रिहा कर देगी तो बचेगा क्या उनके हाथ में अपनी शराइत को बनवाने के लिए? और फिर आज ये जो मुलाकात हो रही है, दोनों चीज़ों को मिलाकर आप कैसे देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि देखें, ये तो बात आज मैंने रिपोर्ट भी की हुई है कि कल आज जो मीटिंग है, आपने देखा होगा डॉन में खबर में लगी हुई है इसमें कि ये एक पीस कीपिंग फोर्स पे बात होगी, और उसके अलावा गजा की सूरत हाल पर अरब ममालिक बात करेंगे। लेकिन जहाँ तक हमास का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि जो भी समझौता होगा उसमें अमेरिका और इसराइल हमास को माइनस करना चाहेंगे। हमास के होते हुए वो किसी भी समझौते में शरीक नहीं होंगे, और मैं नहीं समझता कि मुस्लिम ममालिक इस पोजीशन में है कि अमेरिका या इसराइल को मजबूर कर सकें कि वो हमास से बातचीत करके किसी भी अरेंजमेंट में हमास को शामिल करे। जो भी बातचीत होगी माइनस हमास होगी, और बल्कि इसराइल की तो कोशिश यही है कि गजा से जो बेदखली हो इविक्ट कर दिया जाए सारे फ़लस्तीनियों को, और जो भी फ़लस्तीनी रियासत बने वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बैंक जो है वहाँ बने। और इसलिए आपने देखा कि सदर ट्रंप ने भी कुछ इस तरह के इशारे दिए कि जो कल की जो वो मीटिंग थी और जिसमें जो तस्लीम किया जो बाज़ यूरोपीय ममालिक ने वो कबल उस वक्त है, और इसराइल ने इस कबल उस वक्त की वजाहत भी की हुई है। कबल उस वक्त इसलिए कि वो पहले गजा को सेटल करेंगे अपनी मर्जी के मुताबिक, और उसके बाद कोई वहाँ अगर फ़लस्तीन रियासत बनाई गई तो उसके बनने की बात करेंगे। सही है। हम ब्रिगेड साहब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अक्सर चौंका देने वाली बातें करते हैं और आउट ऑफ नोवेयर कुछ चीज़ें वो कह जाते हैं। मसलन आज उन्होंने मौसमियाती तब्दीलियों के बारे में कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों की बातें बेवकूफ़ों ने फैलाई हैं। अभी कल ही की बात है कि वो अफ़गानिस्तान से बग्राम एयरबेस मांग रहे हैं, और वो कहते हैं कि अगर आपने ना दी तो फिर आप बदतरीन नताइज के लिए तैयार रहें। ये जानते हुए भी कि तालिबान की हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या होगा, वो ऐसी बातें
क्या ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए आपके ख्याल में कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि तालिबान उन्हें वापस आने का मौका देगा? उन्होंने बिल्कुल तवक्को के मुताबिक कहा कि हम आपसे 20 साल और जंग लड़ेंगे, आपको आने नहीं दे सकते, बेग्राम एयरबेस नहीं दे सकते। तो फिर क्या सोच समझकर ये बयान दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, और क्या वाकई वो इरादा रखते हैं जिसकी उन्होंने धमकी दी है? जी हाँ, बिल्कुल वो इरादा बिल्कुल रखते हैं। और देखें कि 2021 मई 2021 में जो माइकल वॉल्ट्स हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो बाद में बने, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था और उसमें उन्होंने उस वक्त मई 2021 में कहा था हमें किसी सूरत में बगराम एयरबेस को नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा था अगर हम एबंडन ने उस वक्त उन्होंने लॉजिक्स ये दिए थे, उन्होंने कहा था अगर पैसिफिक में कोई जंग होती चाइना के साथ तो हम एक एक्स एरिया में, एक डायरेक्शन में या एक ईस्ट में हम उनके साथ उनके साथ कंटेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन दिस इज रिक्वायरमेंट हम वेस्ट से भी उनको एंगेज करें। सो देयरफॉर बगराम से उन्होंने कहा था शिंगजियांग प्रोविंस से, और जहाँ पे उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, एक तो उन्होंने कहा था वो है, उसके लिए हमें इसको रखना चाहिए। फिर उन्होंने कहा था रशिया पर नजर रखने के लिए एंड खिते में ईरान के ऊपर। ये सोच इनकी पहले से थी। और देखिए बड़ी स्ट्रेटजिक इसकी इंपॉर्टेंस भी है, क्रॉस रोड्स पे भी है, काबुल के नजदीक भी है। जिस तरह मैंने कहा पास में जहां से सारे ऑपरेशन जहां पे हुए, कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर था, ड्रोन ऑपरेशन जहां पे हुए, डिटेंशन सेंटर्स जहां पे थे, बिगेस्ट जहाज जहां पे उतर सकते हैं, तो वो है। सो देयरफॉर देखिए इनके इंटेंशंस तो है कि हमने इसको लेना है, और इसके लिए देखें बातचीत इनकी चल भी रही है। यू नेवर नो कि एक स्टेज उसमें आ सकती है जिसमें, और जब वो कहेंगे जो आपके एसेट्स फ्रीज हुए हैं हम वो भी कर देंगे, आपको लेजिटिमेसी भी दे देंगे, और इस तरीके से हम आपको मजीद फंड देंगे। फिर आप देखें पीछे तो वीकली 40 to 70 मिलियंस वीकली आ रहे थे पैसे, दे वर पोरिंग इन। तो अब वो भी चीजें हो सकती है, और इंटरनेशनल लेजिटिमेसी भी कहेंगे हम आपको दिलवा देंगे। सो यू कैन नॉट रूल आउट इज पॉसिबल। अभी तो रेटरिक्स पे जा रहे हैं, अफगानिस्तान की तरफ से भी हम देख रहे हैं, और तो देखना अफगानिस्तान भी अभी से कह रहा है कि भाई आप दोहा एक्कॉर्ड को फॉलो करें। हम कह रहे थे दोहा एक्कॉर्ड, इंटरनेशनल कम्युनिटी कह रहे थे दोहा एक्कॉर्ड इंक्लूसिव गवर्नमेंट आप करें, आप अपने इसराइल को अलाउ न करें टू बी यूज्ड बाय द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब जब अपनी बारी आए तो उन्होंने कहा आप दोहा एक्कॉर्ड को देख लें। तो मेरे ख्याल में मुझे लगता है वो प्रेशराइज होगा, हो सकता है नियर फ्यूचर में ना हो, बट एट लॉन्ग रन यू विल सी सम टाइम में कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है इनके दरमियान में कि इसमें बगराम एयरबेस के उस पॉइंट ऑफ व्यू से एट प्रेजेंट वो प्रेशर बिल्ड करेंगे, और अपने यकीनन वो चाहते हैं वो जो खोई भी इस साइड में जो लोकेशन थी, फिर ऊपर से देखें ना कि जो टेररिज्म थ्रेट जो बढ़ रहा है, और स्पेशली देखें 9/11 के बाद जो अफगानिस्तान में हमले हुए थे, इट वाज बिकॉज ऑफ अल कायदा। सो अल कायदा अभी दोबारा मुनज़्ज़म हो गई है और वो स्ट्रेंथन हो गई है, और उनके अलायंस नेक्सस एस्टेब्लिश हुआ है। खुद सेंटकॉम ने कहा, यूनाइटेड नेशन एनालिटिक सपोर्ट सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम ने कहा कि अफगान तालिबान के साथ है और फितना और खारिज के साथ इनका अलायंस हो चुका है, और दोबारा वो मजबूत हुए, इस्लामिक स्टेट वहां पर मजबूत हुई है। सो देयरफॉर देयर इज अ थ्रेट इंटरनेशनल पीस के लिए भी। दैट्स व्हाई देखें उन्होंने जब BLA मजीद ब्रिगेड को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया तो दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। सो अमेरिकन को रियलाइजेशन है जिसके लिए थ्रेट वो समझ रहे हैं, खित्ते के लिए भी है, आलमी अमन के लिए। सो उनकी अपनी प्रेजेंस वो चाहते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में भी इनकी सोच थी, तुर्कमेनिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, ताजिकिस्तान में, वहां पे बेस बनाए, तो वो कंट्रीज बड़े रिलेक्टेंट है। बहुत शुक्रिया आपका अनवर इकबाल साहब, ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब और डॉक्टर हुमा बकाई साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आज फिर श्रीलंका का सामना कर रही है। अभी तक की जो उसकी बॉलिंग परफॉर्मेंस है वो बेहतर जा रही है, जिसके नतीजे में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की अभी तक डोमिनेंस है मैच के ऊपर। लेकिन और ये मैच जो श्रीलंका के साथ हो रहा है ये टूर्नामेंट में रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालिया दिनों में जो मैचेस इंडिया के साथ पाकिस्तान ने खेले हैं उस पर बहुत तनकीद हुई है, और पाकिस्तान की न सिर्फ जो टीम बनाई गई है उस पर, कप्तानी पर, कप्तान के गलत फैसलों पर बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा है। लेकिन आज का मैच जारी है। क्या तवक्कुआत इस टूर्नामेंट में जो मैचेस बाकी रह गए हैं उससे पाकिस्तानी टीम के साथ वाबस्ता हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच इस वक्त जारी है। 14 ओवर्स के खेल में 88 रन श्रीलंका ने बनाए हैं। 6 उसके खिलाड़ी आउट हुए हैं। पाकिस्तान ने आज टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया। अभी तक जो कप्तान ने अपने बॉलिंग ऑप्शंस को इस्तेमाल किया है वो गुज़श्ता मैचों की निस्बत बेहतर लग रहा है। मेरे साथ याहिया हुसैनी साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एंकर हैं। याहिया हुसैनी साहब बहुत शुक्रिया। अब्दुल गफ्फार साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, प्रोग्राम होस्ट करते हैं डॉन टीवी पर। आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। याहिया हुसैनी साहब, ये बताइए कि आज माजी की गलतियों से, यानी हालिया मैचों में जो गलतियां कप्तान ने बॉलिंग ऑप्शंस में की हैं, क्या आज बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? हुसैन तलत को भी ओवर कराया उन्होंने, 2 खिलाड़ी उन्होंने आउट कर लिए और पहले ही 10 ओवर्स में 6 बॉलर्स को उन्होंने मैदान में उतारा, उन्हें गेंद दी। आपके ख्याल में आज कप्तानी बेहतर की है अभी तक? आज नहीं, मेरा ख्याल है कि सलमान अली आगा अच्छी ही कप्तानी कर रहे हैं और इस टीम ने माजी में भी अच्छे खेल का मुजाहरा किया है पिछले 3.25 महीने में। लेकिन चूंकि इंडिया के खिलाफ हम 7 दिन में 2 मैच हार गए हैं, तो इस टीम पर सिवाय तनकीद और कुछ हो नहीं रहा। और आज जिस तरह जेल होकर एक कंबाइन टीम की तरह आज पाकिस्तान टीम यहाँ पर खेलती हुई दिखाई दी है, उसने एक मरतबा फिर ये मैसेज दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट को, वर्ल्ड क्रिकेट को, कि जी पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट की एक हकीकत थी, है और रहेगी। और शायद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी अब जो है अपने अल्फाज को जानना पड़ेगा कि उन्होंने कहा था कि जी अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला नहीं है। तो एक मैच पाकिस्तान का और है इंशाल्लाह। आज पाकिस्तान टीम ने जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, इस वक्त अंपायर ने रिव्यू लिया है, एक और विकेट की मुंतजिर है टीम पाकिस्तान। तो अगर पाकिस्तान ने डे आफ्टर टुमारो बांग्लादेश को भी पकड़ लिया तो फिर फाइनल में एक मरतबा फिर पाकिस्तान और भारत का टाकरा है। और इंशाल्लाह आपको 28 तारीख को अगर आज पाकिस्तान जीता और बांग्लादेश को पाकिस्तान ने हराया तो एक मुख्तलिफ टीम पाकिस्तान की नजर आएगी। याहिया साहब, लेकिन हम देख रहे हैं कि बॉलिंग में स्ट्रैटेजी को आज कैप्टन ने तब्दील किया है। यानी आज साइम अयूब से, पिछले मैच में ये तनकीद हो रही थी इंडिया के खिलाफ कि साइम अयूब को मार पड़ रही है तो आप कराए चले जा रहे हैं। हुसैन तलत से आप उस ऑप्शन को आप एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हैं। नवाज से आपने बॉलिंग कराई ही नहीं है। तो आज हमने देखा कि साइम अयूब को बॉल अभी तक नहीं दिया है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, और हुसैन तलत को उन्होंने ओवर्स दिए हैं, 2 ओवर्स करवाए हैं उनसे। तो कोई बॉलिंग अपनी जो उनका जो उसमें प्लानिंग थी वो चेंज की गई है आज? मोहतरम, यही पाकिस्तान क्रिकेट का इस वक्त अलमिया है। पाकिस्तान टीम की हार पे नहीं, पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों पर पिछले चंद सालों में गुफ्तगू होती रही है और कुछ खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए लाजिम और मजलूम थे। लेकिन आपने देखा कि जब से हिसन आए हैं, शाहीन आफरीदी भी बाहर बैठे हैं, हारिस सऊद भी बाहर बैठे हैं, फखर जमान भी बाहर बैठे हैं, साहबजादा फरहान जो कि पाकिस्तान टीम की बैटिंग की जान है, उनको भी बाहर बैठाया गया है। आज अबरार जिन्होंने भी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है, उनको भी बाहर बैठाया गया है, क्योंकि ये पाकिस्तान की टीम है, किसी फर्द वाहिद की टीम है नहीं। और जिस तरह पिछले मैच में बड़ी आहो फोगा थी कि जी नवाज से बॉलिंग नहीं कराई, तो आज तो नवाज को छोड़िए, आज तो साइम अयूब से भी बॉलिंग नहीं कराई। तो मैच की सिचुएशन और सूरत हाल को देखकर बॉलिंग कराई जाती है। और जिस तरह हुसैन तलत के ऊपर तनकीद हो रही थी कि इसको टीम में क्यों शामिल कर लिया, आज उसने 1 ओवर में 2 से लेकर मेरा ख्याल है कि आज जवाब दिया है। और पाकिस्तान की ये बेहतर टीम है और जो बाहर बैठे हुए लड़के हैं वो भी अच्छे लड़के हैं, लेकिन जिस बेहतर कॉम्बिनेशन को टीम मैनेजमेंट ने आज मैदान में उतारा है, इंशाल्लाह वो बेहतर रिजल्ट देगी। सही है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोनों मैच जीतें और अब फाइनल में एक बार फिर इंडिया के सामने जाएं। इंडिया से क्या दबाव में, अब्दुल गफ्फार साहब आप कहिएगा कि क्या दबाव में पाकिस्तानी टीम खेल रही है? इंडिया के साथ क्या हो रहा है? आज का मैच जैसे बहुत अच्छा जा रहा है, अभी तक हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही जाए और पाकिस्तान मैच जीते और अगला मैच भी। क्या हुआ इंडिया के साथ? क्या हमारी टीम और उनकी टीम में बहुत फर्क है, या लकी डे नहीं था, या फिर हमारी हिकमत अमली सही नहीं थी, या हम दबाव में थे? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बहुत बड़ा फर्क आ गया पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट में, और चाहे हमने अभी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की सफारती सतह पर, जंगी सतह पर, और यकीन तौर पर हमें इस पर बड़ा फख्र भी है, लेकिन ये बड़ा तल्ख हकीकत है कि क्रिकेट में वो हमसे बहुत आगे हैं और ये मैनी रिकॉर्ड्स कह रहे हैं। अगर आप देखें तो आखिरी 7 मैचेस हम उनसे हारे हुए हैं, और इसी तरह पाकिस्तान की टीम इन 2 मैचेस में शिकस्त का सामना किया। लेकिन उस शिकस्त में भी एक मुस्बत पहलू ये था कि आपने पावर प्ले में अच्छी बैटिंग की और पहले 10 ओवर में, लेकिन हिकमत अमली इस कदर हमारी खराब थी, मैं समझता हूँ बहुत ही बुरी कप्तानी की सलमान अली आगा ने, और जिसने भी वो बैटिंग ऑर्डर तब्दील दिया था, और उसकी वजह से पाकिस्तान यकीनी 190 जो कर सकता था वो 170 तक महदूद रहे। दूसरा, हुसैन तलत तो आखिरी मैच भी खेले थे, तो क्या सलमान अली आगा को नहीं पता था कि जहां डूबे ने आपकी विकेटें हासिल की हैं, जहां फहीम अशरफ का आरामद है, उनको भी 90 ओवर में लाए गए। तो हम रिएक्टिव कप्तान हमेशा हमारे कहलाते हैं। सलमान अली आगा भी
तकरीबन वैसे ही कप्तानी कर रहे हैं कि एक दो मैच उनको लगते हैं समझने में कि अब क्या करना है। चलिए देर आए दुरुस्त आए। आज आपने देखा हुसैन तलत को बॉलिंग दी उन्होंने। ये विकेट का तकाजा ये है सर कि यहाँ पर जो है ना आप थोड़े मीडियम पेसर्स को जिनकी स्लो स्पीड और लाइन लेंथ है वहां पर थोड़ा सा गेंद को टाइम करना मुश्किल हो जाता है। छक्के लगाना उनको मुश्किल है। आप देखिए स्पिनर्स को छक्के लग रहे हैं, फास्ट बॉलर्स को लग रहे हैं, लेकिन फहीम अशरफ हो या डुबे हो या हुसैन तलत ये इस विकेट पर ना एक डिफिकल्ट प्रोपोजिशन बन जाते हैं। लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। आज हमने इस चीज को रियलाइज किया कि उनको बॉलिंग दी, लेकिन ये सब गुज़िश्ता मैच में भी किया जा सकता था और बहुत ज्यादा फर्क होने के बावजूद गुज़िश्ता मैच पाकिस्तान को जीतना चाहिए था या कम से कम बहुत अच्छी फाइट हो सकती थी अगर आप 190 रन करते। लेकिन बहुत ही बुरा बैटिंग ऑर्डर शफल किया गया। जिन खिलाड़ियों को ऊपर आना चाहिए था यानी हारिस को, फहीम को और इसी तरह शाहीन शाह थी जिस फॉर्म में, आपने उनकी जगह हुसैन तलत, नवाज और फिर खुद सलमान आ गए, तो बड़े सवालिया निशान है हमारी हिकमत अमली और जो उसका फुकदान है। सही है। याहिया हुसैन साहब बैटिंग ऑर्डर पे भी बात कर रहे हैं। अब्दुल गफ्फार साहब वो कह रहे हैं कि इंडिया के मैच में 10 ओवर्स तक ठीक चल रहा था, उसके बाद आपने बैटिंग ऑर्डर में अचानक तब्दीली की, यानी आप हुसैन तलत को ऊपर ले आए, वो जो पिछले कई मैच खेल नहीं रहे थे, फिर आप नवाज को ले आए। तो आपके ख्याल में ये तब्दीली दुरुस्त नहीं थी बैटिंग ऑर्डर में जो की गई और उसके नतीजे में 6 ओवर्स जो हम खसारे में गए उसके बाद फिर आप वो टारगेट अचीव नहीं कर सके जो 190 को टारगेट कर रहे थे? जनाब जितना मैं क्रिकेट को समझता हूँ और जितना मैं क्रिकेट को जानता हूँ, टेस्ट क्रिकेट जो कि रियल क्रिकेट है उसके बारे में कहा जाता है कि ये सेशन बाय सेशन का खेल होता है। वनडे क्रिकेट इसमें आप गलती करके वापस आ सकते हैं, लेकिन T20 क्रिकेट जहाँ 120 गेंदें 120 मिनट में इनिंग मुकम्मल होना होती है वहां पर गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान ने 10 ओवर में 90 रन किए थे तो भारत ने 5 कैच भी ड्रॉप किए। ये पार्ट एंड पार्सल चीजें हैं। और आज श्रीलंका के 6 ओवर में 50 रन थे। तो अब श्रीलंका को क्या हुआ कि उनकी पैदर पे विकेटें गिरने लगी, क्या उनके कोच ने गलत बैटिंग ऑर्डर तरतीब दिया, क्या उनके जो बल्लेबाज थे वो गलत खेलते हुए आपको दिखाई दिए। बात दरअसल ये है कि सलमान अली आगा को पाकिस्तान टीम का कप्तान बने हुए अब साल भी नहीं हुआ। सलमान अली आगा पाकिस्तान की किसी PSL फ्रेंचाइज के कैप्टन नहीं है। सलमान अली आगा से आप अगर वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो 10 साल का तजुर्बा आपको दिखा देंगे तो ये बहुत ही मायूसी की बात है। और टीम के बारे में अगर कहेंगे, ठीक है, इसमें बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो चंद सालों से पाकिस्तान क्रिकेट के धारे में शामिल हैं, लेकिन कितने मैच हैं वो भी देख लीजिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट में अब मौके मिल रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में अब एक नई सोच आई है। पाकिस्तान क्रिकेट चंद खिलाड़ियों तक महदूद नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट को आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आखिरी 18 मैचों में पाकिस्तान ने 12 मैच जीते हैं। एक टूर्नामेंट सलमान अली आगा की क़यादत में पाकिस्तान खेला है, वो टूर्नामेंट पाकिस्तान जीता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो नीचे जा रही है? सही है। हम जाहिर है पाकिस्तानी इंडिया और पाकिस्तान का मैच बड़े गौर से देखते हैं और अभी अगर हम यानी उम्मीद कर रहे हैं कि अगला मैच पाकिस्तान फाइनल पाकिस्तान का इंडिया के साथ हो, तो ऐसे में अब्दुल गफ्फार साहब आपके ख्याल में अगर हम पेपर के ऊपर देखें तो पेपर के ऊपर क्या वाकई पाकिस्तान की टीम नए प्लेयर्स पर मुश्तमिल है, कमज़ोर टीम है और इंडिया की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और अगेन एक ऐसा मैच होगा जो आप जिसको एक अच्छा मैच समझ सकते हैं? यानी ये आप क्या तवक्को रखते हैं अगर पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में पहुंचते हैं? अच्छा, मैं यही है कि किसी भी बात को सुन नहीं सका, अगर माजरत या अगर उनको कोई पॉइंट था जो मुझ तक नहीं पहुंचा, लेकिन जो आपने मुझसे सवाल किया उसका मैं जवाब देता हूँ। देखिए T20 वाहिद वो फॉर्मेट है जहां पर कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है। बांग्लादेश ने इस टूर्नामेंट में श्रीलंका को इसी तरह शिकस्त दी और श्रीलंका भी अब अंडर प्रेशर है क्योंकि उनको अब आज का मैच जीतना जरूरी है, उनके लिए मस्ट विन मैच है। लेकिन पेपर देखें, इंडिया की टीम भी बिल्कुल नहीं है। अगर आप जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या के अलावा देखें तो उनके जो शुभमन गिल हैं वो भी अभी यंग हैं, टेस्ट कप्तान जरूर है लेकिन अभी वो T20 में नए हैं। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, इसी तरह आप बात करें तिलक वर्मा की, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ कभी खेले ही नहीं। उनकी क्रिकेट आगे चली गई है कि उनका जो लड़का मैदान में आता है वो पहले से बेहतर है। हाँ, लेकिन पांड्या हैं, बुमराह हैं, फिर हम देख रहे हैं कि कुलदीप हैं, कुछ सीनियर प्लेयर्स भी उनके साथ खेल रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वक्त की कमी, माजरत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए गफ्फार साहब, और याहिया हुसैन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।